नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अध्याय फर्स्ट स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ सहयोगी पुस्तकें जिनका मैंने इस टॉपिक में सहयोग लिया है वो है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है हमारे अतीत, जिसका अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और इसके साथ साथ ओपन बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 5 है, और एक पुस्तक जिसका मैंने सहयोग लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि है वी के पुरी और एस के मिश्र की। इन सब का समावेश करते हुए हम जो कक्षा 11 की पुस्तक है जिसका अध्याय फर्स्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, वहाँ से इसको पढ़ेंगे। कुछ मैंने ये बिंदु लिए हैं और इन बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और साथियों, अगर इन बिंदुओं को आप हल कर पा रहे हो, इसका मतलब हम आज जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो हमारा सफल साबित होगा। जिसमें आज के जो बिंदु है, जैसे आर्थिक अतीत यानी भारत का अतीत कैसा रहा होगा, औपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, और जो उस समय सूती उद्योग है जो बंगाल का, उससे संबंधित राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आंकलनकर्ता कौन है, कृषि के क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानेंगे कि उसकी स्थिति कैसी हुई और उसके कारण क्या हैं, और उस समय की जो भू व्यवस्था है, कृषि के व्यवसायीकरण है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को भी जानेंगे और विऔद्योगिकरण। और ये जो बिंदु हैं इनको हम मद्देनज़र रखते हुए आज का ये वीडियो हम बिल्कुल इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और आप सभी से मेरी अपील है कि इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहना। जैसा कि जो हमारा ये आज का टॉपिक है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम उस बात को जानेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। क्योंकि आज के संदर्भ में हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो हमें उस स्थिति को जानना ज़रूरी है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। और इस बिंदु को पढ़ने से पहले हम उस स्थिति को भी देखेंगे जब भारत में अंग्रेज़ आए थे, और अंग्रेज़ आने से पहले भारत की स्थिति कैसी थी, उन बिंदुओं को भी समझेंगे। जैसा कि औपनिवेशिकवाद का अर्थ हम देखें तो सबसे पहले आप औपनिवेशवाद का अर्थ देखिएगा कि औपनिवेशवाद दो देशों के बीच, जैसे हम यहाँ एक देश ले रहे हैं अपना भारत देश और एक ब्रिटेन इंग्लैंड, तो दो देशों के बीच राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश शासक है, जैसे कि यहाँ ब्रिटेन अंग्रेज क्या हो गया, शासक देश हो गया, और दूसरा है शासित होता है। शासित कौन सा हो गया, अपना भारत। शासक देश का शासित देश पर राजनीतिक प्रभुत्व तो होता ही है, बिल्कुल उस पर नियंत्रण होता है, सारी नीतियाँ नियम कानून वही देश बनाता है, शासक देश बनाता है, जैसे यहाँ अंग्रेजों ने बनाया था। साथ ही वह उसकी अर्थव्यवस्था के संचालन के बारे में भी निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में अधीन देश के लोग अपने संसाधन के इस्तेमाल, कृषि और उद्योगों के विकास तथा दूसरे बहुत सारे आर्थिक मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये है औपनिवेशवाद का अर्थ। इसका मतलब पूरी के पूरा नियंत्रण, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो एक प्रकार से नियंत्रण किसी दूसरे देश का हो जाता है। जैसा कि हमारे देश में नियंत्रण रहा था इंग्लैंड का, अंग्रेजों का। आपको पता है एक घटना 1498 ईस्वी की, जब एक पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन जब भारत की खोज नहीं हुई, उससे पहले अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका उद्योग धंधा जो यहाँ के जो भी मसाले वगैरह हैं, कपड़ा उद्योग है, विश्वविख्यात था। लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई,
अन्य जो देश हैं उनकी नज़र भारत पर पड़ी। और आपको पता है कि जैसे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और ब्रिटेन जैसे अंग्रेज हैं भारत पहुँचे थे। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। उसका यहाँ केवल और केवल उस समय व्यापार करने का मकसद रहा था। जैसा कि 1696 ईस्वी में देखें तो बंगाल में 3 गांवों को मिलाकर एक शहर, और आज उसको कोलकाता शहर कहा जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि 18वीं सदी में आते आते मुग़ल सत्ता है हमारी वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि हमने देखा जो मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद हमारी जो नियंत्रण था या मुग़ल सत्ता थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ है उनकी सत्ता का विस्तार होने का एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। मैं आपको एक उस कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ यहाँ आए और यहाँ उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में फैक्ट्रियाँ खोली। उसके बाद आपने एक प्लासी का युद्ध 1757 है उसके बारे में सुना होगा। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, उसके बारे में सुना हुआ होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ अंग्रेज़ों की जड़ स्थापित हो गई और अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत पर शासन किया। और भारत की अर्थव्यवस्था को, जो बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम कह सकते हैं, इसका व्यापार बड़ा ही सुदृढ़ था, जिसकी स्थिति बड़ी गंभीर कर दी थी। तो उस स्थिति को जानने का प्रयास इसके अंतर्गत करेंगे और उस स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि आज भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर अग्रसर है, कितना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारत के जितने भी लोग हैं, राजनेता वगैरह हैं, हम सब हैं, उन्होंने किस प्रकार का प्रयास किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो उसके लिए हमें स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था को जानना है। उस समय जब अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया तो भारत की जो कृषि की स्थिति है, औद्योगिक स्थिति है, विदेशी व्यापार है, उनकी क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको हम विस्तार से आज के इस वीडियो में देखेंगे। और आपको पता भी है 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई थी, और औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड के लिए विशेषकर सही साबित हुई, क्योंकि इंग्लैंड में उसके औद्योगिक विस्तार हुआ था, क्योंकि वहाँ औद्योगिक विस्तार हुआ जिससे यहाँ से बना निर्मित माल भारत में काफ़ी अधिक उसकी एक प्रकार से उसको बाजार प्राप्त हुआ भारत के रूप में। और इस प्रकार इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति के रूप में उभर के आया, जिसको इंग्लैंड को विशेष रूप से उसमें फ़ायदा हुआ था। तो हम एक एक करके सभी बिंदुओं को इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो है जिसको हम कक्षा 11 की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की, उसका अध्याय फर्स्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने पुस्तकें बताई हैं उनको के भी मैं इसमें समावेश करता जाऊंगा। आपको एक समझ इसके अंदर विकसित करनी है, समझना है। और अगर आज के इस टॉपिक को आप समझ पाए तो आपके इससे संबंधित प्रश्न है बिल्कुल आप सही रूप से हल कर पाओगे। रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, एक के बाद एक। तो एक आप ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य ये था कि अपने देश का फ़ायदा करना। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए उसकी कोई इस प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं थी कि भारत को भी विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो जितनी भी स्थिति हो हम देखेंगे, कृषि के क्षेत्र की देखेंगे, उद्योगों की देखेंगे, व्यापार की देखेंगे, तो इसमें धीरे धीरे भारत पिछड़ता गया और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई हो गई जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि आप इसमें देखोगे कि भारत का कपड़ा व्यापार भी काफ़ी विकसित था, लेकिन उसको भी अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तो एक एक करके इस बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब भारत की स्थिति कैसी थी। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। इसका मतलब यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उस समय कैसी स्थिति थी, अल्प विकास में था। और गत्यावरोध मतलब भारत की जो विकास की जो गति थी वो बिल्कुल अवरोध
गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। तो ये बिंदु भी आप ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम, और उससे पहले ये एक कोटेशन दे रखा है, इसको भी अगर देखें हम तो आजकल के जो प्रश्नों के आधार पर देखें तो प्रश्न पूछा जा सकता है। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का ये एक कोटेशन है 1894 का, ब्रिटिश इंडिया के ये वाइसराय रहे हुए हैं, और इन्होंने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। मतलब जो इंग्लैंड का साम्राज्य है वो किसके चारों ओर तरफ घूम रहा था, भारत के चारों तरफ घूम रहा है। धुरी आप समझ रहे होंगे, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो जो इंग्लैंड का जो साम्राज्य है वो भारत पर निर्भर करता। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं। तो ये कह रहा कि अगर इंग्लैंड का कोई राज्य उससे अलग हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। तो इस कोटेशन से, इस कथन से आप समझ रहे होंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके परिचय पर चलें। तो एक जहां मैं आपको कहूं कि, और वो जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे उनको आप ध्यान में रखते हुए इसको अध्ययन करना है। भारत का आर्थिक विकास विषय इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति से हुए विकास से अवगत कराना। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि कैसी उस समय स्थिति रही है, अंग्रेजों के समय कैसी स्थिति थी और उससे पहले कैसी स्थिति थी, उसको भी हम जानेंगे। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने जो रणनीति बनाई, आज जिस स्थिति में भारत पहुंचा है उसको समझ पाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना की कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश, तो यहां से कोई विशेष बात नहीं है आपको ध्यान रखने की। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप नोट आउट करना है कि औपनिवेशिक शासन के समय जो इंग्लैंड का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि भारत से कच्चा माल ले जाना। जैसे हम देखें कपास है वो भारत से कच्चे माल के रूप में ले जा रहा है, सस्ती कीमतों पर ले जा रहा है, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के रूप में वो भारत से ले जा रहा है, और वहाँ अपने देश में इंग्लैंड में उससे निर्मित माल, उससे तैयार माल जो कपड़ा है और उसको कहाँ बेचेगा, भारत में। तो दोहरा फायदा यहाँ उठा रहा था। तो भारत के जो इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता हुई, तो कच्चे माल के लिए किसको तैयार किया उसने, भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो मुख्य उद्देश्य किसके रूप में रहा, कच्चा माल के रूप में, यानी कच्चा माल वहां से प्रदान प्राप्त करना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो हम इसको देखेंगे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, जब हमें पता है कि औपनिवेशिक शासन के समय भारत का जो विकास हुआ था वो कैसा हुआ था, निम्न स्तरीय हुआ था। और उससे पहले भारत की स्थिति कैसी थी वो हम देखें तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तब। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। तो ये भी आप ध्यान में रखना
कि अंग्रेज आने से पहले, और हम यूं कहें कि अंग्रेज रहे तो भी आप ध्यान में रखना कि मुख्य आय का स्रोत क्या था, एग्रीकल्चर कृषि था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग यानी ऐसा कार्य जो फैक्ट्रियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी हुई शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। शिल्प कलाएं जो भी ये मणि रत्न है इनके, कब, जब अंग्रेज आने से पहले भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो ये आप ध्यान में रखना है। और ये एक जो बंगाल का सूती उद्योग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेज आने से पहले बड़ा फेमस था यहाँ, कि मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा था और इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र, और आज ये ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है, एक अन्य देश बन गया है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। बड़ा बारीक मलमल तैयार किया जाता था यहाँ, ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य में। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि कितनी कितनी प्रसिद्धि थी भारत के सूती कपड़े की। इसके बाद हम देखें, औपनिवेशिक शासन को द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नोट आउट करना है इसको आपको, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। मूल देश कौन सा है उसका, इंग्लैंड, उसके का संरक्षण, उसी को बढ़ाना था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला, यानी कच्चा माल कहाँ से जाएगा, भारत से जाएगा, और वहाँ के बने तैयार माल, कहाँ के, इंग्लैंड के बने तैयार, जैसे कपड़ा या अन्य किसी प्रकार जो तैयार सामान था, का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। कौन सा, भारत। डबल फायदा इंग्लैंड ने उठाया कि कच्चा माल यहाँ सस्ती कीमतों पर ले गया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से निर्मित माल को कहाँ बेच रहा था, भारत में। एक तरह से बाजार तैयार किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसी स्थिति, कैसी रणनीति बनाई थी, कैसा स्वरूप था उस समय। तो इंग्लैंड के लिए कच्चा माल वाला और निर्मित माल के लिए एक बाजार तैयार किया था भारत को। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया था, कि आज जाने तो सही कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, कितनी प्रति व्यक्ति आय है। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आंकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद थे भी रहे। इन आंकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी बड़ा महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी एक पुस्तक है, उसका भी आप ध्यान में रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने 1867-68 के राष्ट्रीय आय के अनुमान दिए थे, और उस समय जो अनुमान दिए गए थे उसमें भारत की जो प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए थी। दादा भाई नौरोजी, इसकी पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, दादा भाई नौरोजी के बारे में। और सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो जिन्होंने किया था, गरीबी का आंकलन जिन्होंने किया था, वो दादा भाई नौरोजी था। बड़ा विद्वान व्यक्ति था। और आपसे यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता जो आय के अनुमान नहीं दिए थे। तो इनको आप याद भी रखना होगा कि इनमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी तो है। इसके अलावा विलियम डिग्बी, फिडले सिराज, डॉक्टर VKR राव, ये भी प्रसिद्ध है, व्यवस्थित अनुमान इसने दिए थे, डॉक्टर VKR राव ने भी, तथा RC देसाई। तो इनको महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, व्यवस्थित रूप से जो दिए थे डॉक्टर VKR राव के रूप द्वारा। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि
20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवर्धी दर 2% से कम ही रही थी। थोड़ा सा ये आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो आरंभ हुई थी तब भारत की जो वार्षिक संवर्धी दर थी वो 2% से कम ही रही है, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर है और वो मात्र 0.5% ही रही है। तो ऐसी स्थिति उस समय बनी रही थी, बड़ी चिंताजनक स्थिति थी उस समय की। कुछ प्रयास इन व्यक्तियों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा किए गए थे। अब हम कृषि क्षेत्र की देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत एक बात तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इनके द्वारा जो स्थिति भारत की उत्पन्न की गई उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो आपके दिमाग में एक चीज इसको ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कृषि में भी सुधार हुआ, औद्योगिकी में सुधार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा है। महत्वपूर्ण बात है, इसको भी ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था रही थी। देश की लगभग, ये भी ध्यान में रखना, 85% जनसंख्या जो गांवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। तो ये भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखोगे कि कृषि से जुड़े हुए। और इस पर मैंने एक वीडियो डाला भी है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वहाँ इसको समझाया गया है कि कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय कौन कौन से हैं। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही है। इसका मतलब इतना बड़े लोग, इतने सारे लोग, जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति भी बड़ी कमजोर थी। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई है। भले ही कृषि अधीन क्षेत्रों के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता के मुख्य कारण, तो कुछ कारण हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं। तो यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि औपनिवेशिक शासनकाल में जो कृषि है उसमें कमी के कौन कौन से कारण रहे हैं। उससे पहले एक ये अपन कोट देखें कि 17वीं शताब्दी में भारत आए एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया। एक फ्रांसीसी यात्री आए थे, उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में क्या कहा है उसको हम पढ़ेंगे। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, देखिए कितनी समृद्धि थी, सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता था। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता था। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काटकर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। तो इस प्रकार आप ये वर्णन देखोगे तो भारत की समृद्ध, कितनी समृद्ध थी भारत की अर्थव्यवस्था, उसका आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखना, ये आप देख पा रहे हो। अब हम देखें कि भारत की कृषि व्यवस्था में जो गतिहीनता आई थी उसके क्या क्या कारण थे। उसमें सबसे पहला प्रमुख कारण है भू व्यवस्था प्रणालियों का। और भूमि व्यवस्था प्रणाली आप देखोगे कि भारत की अगर स्थिति देखें तो अंग्रेजों के बाद भारत में जो कृषि का क्षेत्र है काफी पिछड़ गया था। और उसमें आप देखोगे कि वाइस गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किया था, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त करने का तात्पर्य ये था उनका, अंग्रेजों का, उन्होंने सोचा तो ये था कि सुधार होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी राजस्व है, जो भी लगान वगैरह है, उसकी जो राशि है वो निश्चित कर दी गई थी। और उस स्थायी बंदोबस्त के लिए उन्होंने बंगाल और बिहार में, मुख्य रूप से इस एरिया, जो बंगाल का एरिया उसके आसपास में
एक जमींदारी प्रथा चालू की थी। जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि एक गांव का कोई किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आपको इस गांव की जमींदारी दे दी जाएगी, यानी यहाँ जमींदार इस गांव का या इन खेतों का मालिक तेरे को बना दिया जाएगा। अब उस जमींदार को एक निश्चित राशि अंग्रेजों को या सरकार को, उस समय सरकार अंग्रेजों की थी, उनको देना होता था। तो इस प्रकार किसानों और अंग्रेजों के बीच एक मध्यस्थ आ गया जमींदार। लेकिन जैसे ये जमींदारी प्रणाली चालू की गई तो उसका कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक निश्चित राशि अंग्रेज सरकार को देने के बाद जमींदार मनमाने ढंग से भी किसानों का शोषण करने लगे। अब किसानों के पास खाने को नहीं बचा तो वो भूमि पर सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार ये भूमि जो व्यवस्था है जमींदारी, जो कि कॉर्नवालिस के समय चालू की गई थी, उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा एक होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज था, उन्होंने भी एक नई व्यवस्था तैयार की थी। 1822 में वो लागू की गई विलियम बेंटिंग के समय, जिसको बोलते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रणाली। ये आपका उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है, पंजाब का है, गंगा घाटी और मध्य भारत, जो ये एरिया इसके अंदर आता है, जिसमें हम कहें आगरा, अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब का ये क्षेत्र है। और महालवाड़ी के अंतर्गत क्या किया गया था, एक महल या महाल जिसको हम कहेंगे, एक समूह होता था, यानी एक संपूर्ण गांव को एक महाल, एक इकाई के रूप में किया गया था। इसका मतलब महालवाड़ी के अंतर्गत ये होता था कि पूरे गांव को मिलकर जो लगान है वो देना पड़ता था, एक राजस्व इकाई माना जाता था महल को, इसी को महलवाड़ी के कहा गया है। तो ये भी और बड़ी गंभीर स्थिति इसके अंतर्गत रही थी। और एक थी रेतवाड़ी बंदोबस्त। रेतवाड़ी जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो दक्षिण भारत जिसके अंदर हम लेंगे, तो वो भी इसके अंतर्गत आ रहा था। तो रेतवाड़ी के अंदर क्या होता था, जो रेत का मतलब होता है किसान, तो किसान को खुद को उसका जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, यानी वो खुद भूमि उसकी नाम रहेगी, वो उस पर किसी प्रकार का कर्ज वगैरह ले सकता है, और जब तक वो लगान देता रहेगा उस रेत या किसान का उस भूमि पर अधिकार रहेगा। और यहाँ जो अंग्रेज सरकार है और किसान के मध्य किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं होता था, बिल्कुल इनके बीच कोई मध्यस्थता नहीं होती थी। और ये जो टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था, उसके द्वारा ये रेतवाड़ी व्यवस्था चालू गई थी। 1947-48 में निजी स्वामित्व में कुल कृषि भूमि का अगर हम आंकड़ा देखें तो उसमें 57% जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आ रहा था, यानी कुल जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर 57% जो जमींदारी प्रणाली थी, यानी आधे से ज्यादा। और 38% जो रेतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आ रहा था, और 5% है वो महालवाड़ी के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन इतना शोषण किया गया था इन व्यवस्थाओं के आधार पर। जैसे एक अंग्रेज अधिकारी थे क्लाइव, और क्लाइव का ये कहा जाता है कि क्लाइव जब यहाँ आया था तो कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो यहाँ से गया तो 2.5 लाख पौंड इंग्लैंड लेके गया था। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि एक जागीर यहाँ छोड़ गया था, जिससे सालाना आमदनी है वो 27,000 पौंड के आसपास उसको आमदनी हो रही थी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो भू व्यवस्थाओं के आधार पर भी हम ये कहेंगे कि भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो काफी कमजोर पड़ती। अब इसमें हम देखें कि भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है आज के समस्त पूर्वी भारत में, पूर्वी वाला जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जैसा कि मैंने बताया, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, और जो कि 1793 में कृषि कार्यों से होने वाली समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारी तो है ही, बाकी और किसी ने भी किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसान की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी, कि ज्यादा से ज्यादा मैं लगान वसूल करूं, यहाँ तक था। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को
झेलने को बाध्य हुए थे। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी कि कब वो राजस्व लगान के रूप में देना है। उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। इसलिए जमींदार भी क्या करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो किसान है उनसे लगान वसूल करने का प्रयास करता था। वो क्यों? क्योंकि उसको डर था कहीं मेरी जमींदारी नहीं चली जाए। साथ ही प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। ठीक है, देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण, ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि का व्यवसायीकरण क्या था उस समय। तो कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब है कि के कारण नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण मिलते हैं, कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए जो खाद्यान्न फसलों के स्थान पर ऐसी फसलें जो किसी उद्योग में काम आए, जैसे कपास है, तो ये नगदी फसलों के रूप में होते हैं। और उनका ज़्यादा बढ़ावा हुआ कि अंग्रेज ये चाहते थे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नगदी फसल, क्योंकि जो इंग्लैंड में उनके उद्योग स्थापित थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। तो ये है कृषि का व्यवसायीकरण, यानी नगदी फसलों का उत्पादन करना। क्यों करना? कि जो इंग्लैंड में जो कारखाने स्थापित हैं उनको कच्चा माल मिल जाए। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण, भूमि के उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसान के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक कौन सी? ये नगदी फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तक छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे और न ही कोई तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा उसके अंतर्गत रही है। के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। अब इनका दोहरा उद्देश्य क्या था? यहाँ से भी आप बिल्कुल इसको अंडरलाइन करना। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। निर्यातक मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान को भेजना, वो निर्यात करे। तो भारत से कच्चा माल क्या जा रहा था इंग्लैंड में, तो कच्चे माल का भारत क्या कर रहा था? निर्यात कर रहा था। दूसरा, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। बार बार ये चीजें आ रही हैं, तो ये बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लो, इसको नोट आउट कर लो, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल गई, सबसे ज्यादा किसमें? भारतीय शिल्प कलाओं का काफी नुकसान हुआ है और इससे भारत में बेरोजगारी फैली है। वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। अब कहाँ से आ रही थी वस्तुएं? सारी की सारी इंग्लैंड से खरीदी जा रही थी, तो भारत की वस्तुएं कोई नहीं खरीद रहा था और इसलिए वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हुई। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया जा रहा था। जो भारत की जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी की जा रही थी? जो इंग्लैंड से निर्मित माल आ रहा था और वो सस्ता था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी तो इस प्रकार आप ये देखोगे कि एक जो कच्चे माल के रूप में और निर्मित माल के कच्चे माल भारत से जा रहा था और निर्मित माल है वो इंग्लैंड से कहाँ आ रहा था? भारत में आ रहा था। तो इस प्रकार हम कृषि की स्थिति देखेंगे काफी कमजोर थी। ये एक बिंदु हमारा
रह गया था, इसमें भी हम देखें कि कोई खास बात है तो एक तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इसको भी आप ध्यान में रखना है। और अंग्रेजों ने भारत की किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की, ये हमने देख लिया। देश के किस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे, ये भी हमने देखा है। आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं के आज के भारत में कृषि परिदृश्य पे क्या छाप है, इनको देखना है। और एक ये रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि रमेश दत्त की पुस्तक का नाम क्या है। और B.S. बेडेन पावेल की पुस्तक है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी इन दोनों पुस्तकों में भी भारत की कृषि व्यवस्था को देखा गया है। तो इस प्रकार आज हमने जो अंग्रेजी शासन काल में कृषि व्यवस्था की स्थिति को देखा है, उसके बाद हम औद्योगिक क्षेत्र को देखेंगे।